नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? गुड। आज हम बल तथा दाब ये पाठ सीखने वाले हैं। बल का क्या अर्थ है? स्थिर वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह स्थिर ही रहती है। गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह उसी वेग से उसी दिशा में सतत गतिशील रहती है। यह न्यूटन का गति संबंधित पहला नियम है। संपर्क बल और असंपर्क बल। मोटर ढकलने वाले मनुष्य द्वारा पीछे से बल लगाने पर मोटर आगे की दिशा में ढकेली जाती है। रूठ कर बैठे हुए कुत्ते को लड़का खींचता है और फुटबॉल खेलने वाला लड़का पैर से गेंद को ढकेलता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? दो वस्तुओं में अंतरक्रिया द्वारा उन वस्तुओं पर बल प्रयुक्त होता है। चुंबक के ध्रुवों की ओर लोहे की आलपीनें चुंबकीय बल के कारण आकर्षित होती है और चिपकती है। यह दिखाया है। पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधा संपर्क के कारण अथवा एक और पिंड के द्वारा किए गए संपर्क के कारण बल प्रयुक्त हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार के बल को संपर्क बल कहते हैं। दो वस्तुओं में संपर्क न होने पर भी उन दो पिंडों पर बल प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार के बल को असंपर्क बल कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों को लोहे की आलपीनें चुंबकीय बल के कारण आकर्षित होती है और चिपकती है। एप्पल के पेड़ से एप्पल नीचे गिर रहा है। गुरुत्वीय बल के कारण पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। बालों पर रगड़ी हुई कंघी की ओर टेबल पर रखे गए कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं। कंघी पर स्थिर विद्युत आवेश होने के कारण एवं टुकड़ों पर प्रेरित विद्युत आवेश होने के कारण कंघी और टुकड़ों में स्थिर विद्युत बल प्रयुक्त होता है और कागज के टुकड़े कंघी पर चिपकते हैं। स्नायु बल, पेशीय बल ये संपर्क बल का उदाहरण है। यह हमारे स्नायुओं की मदद से पिंडों पर प्रयुक्त किया जाता है। उठना, ढकेलना, खींचना ऐसे अनेक क्रियाओं में ये प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल जैसे बल किसी भी प्रकार के संपर्क के बिना प्रयुक्त होते, इसलिए ये असंपर्क बल के उदाहरण है। किसी गेंद को मेज पर रखकर उसे हल्का सा धक्का देने पर वह थोड़ा आगे जाकर धीमा होते होते रुक जाता है। समतल रास्ते पर गतिशील वाहन इंजन बंद करने के बाद थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाता है। टेबल का जमीन का पृष्ठभाग, उस पर गतिशील वस्तु, इनमें पाए जाने वाले घर्षण बल के कारण ऐसा घटित होता है। घर्षण बल नहीं होता तो न्यूटन के पहले गति संबंधी नियमों पिंड गतिशील ही रहता। घर्षण बल दैनिक जीवन में अत्यंत उपयुक्त है। जमीन पर चलते समय पैरों से जमीन को पीछे की ओर ढकलते हैं। घर्षण बल न हो तो हम फिसल कर गिर जाएंगे और चल नहीं सकेंगे। घर्षण बल यह सभी गतिशील पिंडों पर प्रयुक्त होता है और वह गति की दिशा के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। रास्ते पर गिरे केले के छिलके पर से फिसलते हुए और उसी प्रकार कीचड़ के कारण भी फिसलते हैं। ये दोनों उदाहरण घर्षण कम होने के कारण घटित होते हैं। चुंबक विरुद्ध ध्रुवों में आकर्षित होते हैं और सेम ध्रुवों में उनका प्रतिकर्षण होता है। पुट्ठे का एक खाली खोखा लेकर उसके दोनों ओर डोरी अथवा मजबूत धागा बांधकर खोखा समतल पृष्ठभाग वाले मेज पर रखो। धागा मेज के दोनों बाजुओं की ओर नीचे लो। उनके सिरों पर पलड़े बांधो। दोनों पलड़ों में समान द्रव्यमान वाली वस्तु रखो। खोखा मेज पर स्थिर दिखाई देगा। किसी एक पलड़े में दूसरे पलड़े की अपेक्षा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु रखने पर खोखा उस पलड़े की दिशा में सरकने लगेगा। पलड़े में समान द्रव्यमान होने पर पलड़े पर समान गुरुत्वीय बल क्रियाशील होता है, अर्थात खोखे पर संतुलित बल क्रियाशील होता है। बलों की दिशा विपरीत होने के कारण परिणाम बल शून्य होता है और खोखा स्थिर रहता है। इसके विपरीत यदि किसी एक पलड़े में अधिक द्रव्यमान रखने पर खोखा अधिक द्रव्यमान वाले पलड़े की दिशा में सरकने लगेगा। खोखे पर दोनों ओर से असमान बल
लगाने से असंतुलित बल क्रियाशील होता है तथा उसके परिणाम स्वरूप खोखे को गति प्राप्त होती है। रस्सी खींच का खेल खेलने वाले अपनी अपनी दिशा में डोरी को खींचते हैं। दोनों ओर से एक समान ताकत अथवा समान बल हो तो डोरी हिलती नहीं। एक ओर का बल अधिक होने पर डोरी उस ओर सरकती। प्रथमतः दोनों ओर से लगाया गया बल संतुलित था, वह असंतुलित होने पर अधिक बल की दिशा में डोरी सरकती है। बंद गाड़ी को एक से अधिक जन सरकाने पर एक ही दिशा में बल लगाने पर सरकाना आसान होता है। इसका अनुभव आपने लिया ही होगा। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगाने पर अनेक योगफल के बराबर उस वस्तु पर बल प्रयुक्त होता है। यदि दो बल एक ही वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में लगाए जाए तो उसके अंतर के बराबर बल उस वस्तु पर प्रयुक्त होता है। बल यह परिणाम तथा दिशा इन दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। बल के कारण स्थिर पिंड को गति प्राप्त होती है। गतिशील पिंड की चाल तथा दिशा बदलती है। उसी प्रकार गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। बल के कारण वस्तु का आकार भी बदल सकता है। आटे को गूंथते समय आटे के गोले को बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है। रबर बैंड को खींचने पर उसका प्रसरण होता है। किसी एक वस्तु पर एक से अधिक बल प्रयुक्त हो तो वस्तु पर होने वाला परिणाम यह वस्तु पर प्रयुक्त कुल बल के कारण होता है। पिंड गति की जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को उसका जड़त्व कहते हैं। इसलिए बाह्य बल प्रयुक्त न होने पर स्थिर अवस्था वाली स्थिर ही रहती है तथा गतिशील अवस्था वाली वस्तु गतिशील ही रहती है। जड़त्व के प्रकार। विरामावस्था का जड़त्व। पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने विरामावस्था में परिवर्तित नहीं कर सकता उसे विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व। पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपनी गतिशील अवस्था में परावर्तित नहीं कर सकता उसे गतिशील जड़त्व कहते हैं। जैसे बिजली के घूमते हुए पंखे को बंद करने पर भी वह कुछ समय तक घूमता रहता है। बस के अचानक रुक जाने से बस में बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर फेंके जाते हैं। तीसरा, दिशा का जड़त्व। पिंड के जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण वह अपनी गति की दिशा में परावर्तित नहीं कर सकता उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। उदाहरणार्थ, वाहन सीधे सरल दिशा में गतिशील होने पर अचानक मुड़ने पर यात्री विपरीत दिशा में फेंके जाते हैं। कुछ नुकीले कीले लेकर हथौड़ी की सहायता से एक लकड़ी के तक पर ठोको। उस एक कील को लेकर कील के ऊपर वाले भाग को तख्त पर रखकर नुकीले भाग की ओर से हथौड़ी में ठोको। क्या होता है? कील नुकीले भाग से तख्त में घुसती है परंतु ऊपर वाले भाग में नहीं घुसती। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिन टोचते समय आसानी से ड्राइंग बोर्ड में टोची जाती है। हमारे अंगूठे द्वारा बल लगाकर हम ड्राइंग पिन को आसानी से टोच सकते हैं। उसके विपरीत आल पिन ड्राइंग बोर्ड पर टोचते समय अंगूठे को चोट पहुंचने की संभावना होती है। कील के नुकीले भाग से लकड़ी में आसानी से घुसती है। इसमें एक बात हमारे ध्यान में आई कि कील के ऊपर वाले भाग पर बल लगाने से कील तक पर ठोकना आसान है। सब्जी या फलों को धारदार चाकू से काटना आसान होता है। कम धार वाले चाकू ऐसे काम के लिए उपयोगी नहीं होते। इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब = बल डिवाइडेड बाय जिस पर प्रयुक्त किया है वह क्षेत्रफल। दाब की इकाई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन है। क्षेत्रफल की इकाई मीटर वर्ग है यानी वर्ग मीटर है। दाब यह अदिश राशि है। क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर उसी बल का दाब कम होता है और क्षेत्रफल कम होने पर उसी बल के दाब में वृद्धि होती है।
उदाहरणार्थ ऊंट के पैरों के तलवे फैले हुए होते हैं, जिसके कारण ऊंट का भार अधिक पृष्ठभाग पर पड़ता है और रेत पर पड़ने वाले दाब कम होता है। इसलिए ऊंट के पैर जमीन में घिसते नहीं तथा उसे चलना आसान होता है। ठोस पदार्थ पर दाब। हवा में स्थित सभी ठोस पदार्थ पर हवा का दाब होता है। ठोस पदार्थ पर कोई एक भार रखा तो उस भार के कारण ठोस पदार्थ पर दाब पड़ता है। वह दाब उस भार पर तथा भार को ठोस पदार्थ के साथ होने वाले संपर्क क्षेत्र पर निर्भर होता है। बोतल में छिद्र बनाओ और उसमें पानी भरो। पानी की धाराएं बाहर निकलते हुए दिखाई देगी। सबसे ऊपर वाले छिद्र से पानी की धारा बोतल के पास गिरती है, जो सबसे नीचे वाले छिद्र से पानी की धारा सबसे दूर गिरती है। इसके अतिरिक्त एक ही स्तर के 2 छिद्रों से गिरने वाली धाराएं बोतल के समान अंतर पर गिरती है। एक ही स्तर पर द्रव का दाब समान होता है, उसी प्रकार द्रव के गहराई अनुसार दाब में वृद्धि होती है। गैस का दाब। कोई एक गुब्बारा मुंह से फुलाते समय वह चारों ओर से फूलता है। गुब्बारों पर छोटा सा छिद्र किया तो उससे बाहर हवा निकलती है। गुब्बारा पूर्णतः नहीं फूलता। वायु भी द्रव्य के जैसे ही जिस पात्र में बंदिस्त होते हैं, उसी पात्र के दीवारों पर दाब प्रयुक्त करते हैं। सभी द्रव्यों और गैसों को तरल पदार्थ कहते हैं। पात्र का प्रवाही पदार्थ पात्र के सभी पृष्ठभागों पर, दीवारों पर और आधार पर अंदर से दाब प्रयुक्त करता है। बंद पात्र में दिए गए द्रव्यमान के प्रवाही पदार्थ पाया जाने वाला दाब सभी दिशाओं में समानुरूप से प्रयुक्त होता है। वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी ओर हवा का आवरण है। इस हवा के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग को लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल है। उसके भी आगे लगभग 400 किलोमीटर तक यह अत्यंत विरल स्वरूप में पाया जाता है। हवा के कारण निर्माण होने वाले दाब को वायुमंडल दाब कहते हैं। हवा का भार यह पृथ्वी की दिशा में लगाया गया बल है, अर्थात हवा का दाब हम भार और पृष्ठभाग के क्षेत्रफल का अनुपात है। समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले हवा के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हवा का दाब कम होते जाता है। उलप्लावक बल। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेकर उसका ढक्कन कसकर बंद करो। अब बोतल पानी में डालकर रखो। देखो क्या होता है, वो तैरती है। अभी उसी बोतल में पूरा पानी भर के उसमें डाल दो, वो पूरा नीचे चली जाती है। प्लास्टिक की गेंद उस पर डालो तो वो तैरती है। प्लास्टिक की खाली बोतल और गेंद पानी के पृष्ठभाग पर तैरती है। इसके विपरीत पानी से भरी हुई बोतल नीचे जाती है, वह पूर्णतः डूबती है या तैरती है। अंदर के पानी के द्रव्यमान की अपेक्षा खाली बोतल का द्रव्यमान नगण्य होता है। ऐसी बोतल पूर्णतः डूबती नहीं तथा ऊपर भी आती नहीं। कुएं से पानी निकलते समय डोरी से बांधी बाल्टी पानी में पूर्णतः डूबी होने पर हल्की महसूस होती है। उसकी अपेक्षा वह पानी से बाहर निकलते समय थोड़ा भारी लगती है। एल्यूमिनियम का छोटा सा पतरा लो और बाल्टी में डालो तो वो डूबता है। उसका नाव बनाओ तो वो तैरता है। मीठे पानी के तरल तालाब में तैरने की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। इसका मुख्य कारण है कि समुद्र के पानी का घनत्व मीठे पानी की घनत्व से अपेक्षा अधिक होता है। उसमें लवण मिश्रित होता है। हम एक गिलास में पानी लेंगे और नींबू डालेंगे तो नींबू नीचे चला जाएगा। उसी पानी में हम नमक डाल के घोल को गाढ़ा बनाएंगे तो नींबू तैरता हुआ दिखाई देगा। वस्तु का आयतन। द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन अधिक होने पर उत्प्लावक बल अधिक होता है। द्रव का घनत्व। जितना अधिक घनत्व उतना उत्प्लावक बल अधिक होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत।
पानी में पत्थर डूबने पर उस पर ऊपर की दिशा से उत्प्लावक बल प्रयुक्त होता है। पत्थर का भार नीचे की दिशा में प्रयुक्त होता है, जिसके कारण नीचे की दिशा में प्रयुक्त किया गया कुल बल कम होता है। इस उत्प्लावक बल का परिणाम कितना होता है? वह किसी भी द्रव के लिए समान होता है क्या? सभी वस्तुओं पर उत्प्लावक बल का क्या समान परिणाम होता है? कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः अथवा पूर्णतः डुबाने पर उस पर ऊपर की दिशा में बल प्रयुक्त होता है। यह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। पदार्थ का घनत्व और सापेक्ष घनत्व। घनत्व = द्रव्यमान / आयतन। घनत्व की इकाई SI प्रणाली में किलोग्राम मीटर घन है। पदार्थ की शुद्धता निश्चित करते समय घनत्व यह गुणधर्म उपयोगी होता है। पदार्थ का सापेक्ष घनत्व पानी के घनत्व के साथ तुलना करने पर व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व = पदार्थ का घनत्व / पानी का घनत्व। यह समान इकाई का अनुपात होने के कारण यह इकाई रहित होता है। सापेक्ष घनत्व को पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। आशा है आपको बल तथा दाब ये पाठ समझ में आया होगा। अधिक समझने के लिए आपको इसको बार बार देखिए, सुनिए, आपको समझ में आएगा। आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।